बताया तो वैसे मैंने आपको सुबह स्मैकडाउन वाली वीडियो में भी था, लेकिन अब एक बार जरा इसको निहार भी लो। जब LWO के डेल टोरो भाग के आते हैं और बिल्कुल उन्होंने बॉबी लैशली ने ऐसी कोहनी मारी कि वहीं पर मतलब लिटरली बॉबी लैशली हिले भी नहीं और वहीं गिर गए वो। अब इसमें अप्रिशिएट दोनों को ही करना चाहिए भाई कि उन्होंने सेल भी अच्छे से किया और कोहनी तो जबरदस्त मारी बॉबी लैशली ने। ये मुझे लगता है ये एक मीम की तरह जाएगा अब वायरल आगे, जब भी कभी WWE के टर्म्स में यूज करना होगा तो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। जैसा मैंने आपको अपनी एक वीडियो में कहा था कि 99.99999% कंफर्म है कि WWE से जाके AEW में एज जा रहे हैं, तो ये चीजें और पुख्ता होती हुई चली जा रही हैं क्योंकि एज को WWE ने स्मैकडाउन की जो इंट्रो वीडियो जहां पर पहले एज होते थे वहां से हटा दिया है। अब 30 सितंबर को ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, 30 सितंबर को ही फिर WWE ने उनको हटा दिया है। आई थिंक स्मैकडाउन के हिसाब से तो 29 था, लेकिन 30 को खत्म होना था, तो इससे ये भी पता चल गया कि WWE के साथ उनकी डील साइन हो नहीं रही है। और AEW के बारे में जितनी हमने बातें सुनी है, मतलब मैं कह नहीं रहा हूं आपसे कि कुछ समय की बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आपको एज दिख जाएंगे AEW के अंदर। और ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंस किया उनके इस डिसीजन को वो क्रिश्चियन केज ने किया है, तो वहां पे जाके मस्त अपना कुछ भाईचारा या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट जाके चीज करेंगे। तो अगर AEW के अंदर दिख रहे हैं आपको, तो मैं तो बोलूंगा बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है क्रिश्चियन केज को, क्योंकि एज को ऐसे सपने नहीं आएंगे कि वो AEW कंपनी में जाए। सारी चीजें उनको वैसे भी WWE में मिल रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं केफेब के बारे में। केफेब क्या होता है आपको पता ही होगा, बताने की चलो जरूरत नहीं है। तो ये वर्ड को अब डिक्शनरी में डाल दिया गया है। ये कौन सी डिक्शनरी है? मैरियम वेबस्टर की जो डिक्शनरी है उसमें इसको डाल दिया गया है। और इसको ऐसे बताया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ रेसलिंग टर्म में प्रोफेशनल रेसलर्स जो यूज़ करते हैं जो नहीं है असली, लेकिन इसको असली दिखाया जा रहा है। बेसिकली वही जो WWE के सुपरस्टार्स करते हैं कि हमारा कैरेक्टर है उसको मेंटेन करके चलना है। बट इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है कि टैक्टिक एग्रीमेंट टू बिहेव एज इफ समथिंग इज रियल, सिंसियर और जेन्युइन व्हेन इट इज़ नॉट। तो ये केफेब को बताना डिक्शनरी में डाल के अपने आप में ही ऐसा नहीं है कि ये जो है बता भी रहे हो, अब तुम ना बता के बता रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, लेकिन हाँ ये वाला वर्ड अब लिस्ट में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया के शो के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया 4 नवंबर को होने वाला है। अभी कुछ टाइम में WWE इसको अनाउंस भी कर देगी। तो कुछ बड़े सुपरस्टार्स भी हैं जो कि सऊदी अरेबिया के शो का पार्ट नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि WWE उस वीकेंड पर एक हाउस शो भी रन कर रही है, और वहां पर ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सारे जो मिड कार्ड टैलेंट है फिर लोअर कार्ड वाले टैलेंट ही आएंगे। तो फिर काफी सारे ऐसे नाम होंगे जो बड़े भी हैं लेकिन वो सऊदी अरेबिया के शो पर नहीं आएंगे। ये देख के तो लग रहा है ऐसा ही कि हाँ होगा तो ऐसा ही, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे होगा भाई। सऊदी अरेबिया के शो में तो WWE पूरा जितनी ताकतें हैं सब कुछ लगा देती है। इवन वहां के प्रिंस एक बार बोल भी रहे थे जो सुपरस्टार अब जिंदा भी नहीं उनको लेके आओ, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड स्कूल पुराने वाले रेसलिंग को पसंद करने वाले हैं। तो ये तो सारे मिला जुला के लेके आ ही जाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अभी ऐसा पता चल रहा है कि शायद कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं जो कि क्राउन जूल के इस इवेंट का पार्ट ना बने, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्या करेगी WWE यहाँ पे। अगला एक स्टैट है रेसल फीचर की तरफ से जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और वो बताते हैं कि एजे स्टाइल्स के जो मैचेस हैं WWE के अंदर वो 861 हो चुके हैं, और एक 53 ज्यादा मैचेस हैं जो उनका TNA इम्पैक्ट के टाइम पर रन रहा था। आपको पता है कि TNA इम्पैक्ट रेसलिंग से भी एजे स्टाइल्स शुरू में बहुत पॉपुलर हुए थे। NJPW का रन भी जो है काफी उनका माना जाता है, लेकिन अब ये वाला स्टैट इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि TNA का उनका इतना तगड़ा रन था, और अब WWE में आके अभी भी ऐसा फील होता है कि एजे स्टाइल्स तो बाद में आया, लेकिन अब जब ये रियलाइज हो रहा है कि भाई इतने ज्यादा उनके मैच हो गए हैं जो कि TNA के रन से भी ज्यादा इम्पैक्ट रेसलिंग के रन से, तो आप कह सकते हैं भाई अब ये WWE की प्रॉपर्टी है। अब उस इमेज को दिमाग से निकाल देने की जरूरत है कि एजे स्टाइल्स WWE के बाहर से आया था। मतलब ऑब्वियसली वो तो हमेशा फैक्ट रहेगा, लेकिन हाँ TNA से ज्यादा मैचेस हो चुके हैं एजे स्टाइल्स के अब WWE कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं LA नाइट और रोमन रेंज के बारे में। तो इसके बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर यानी कि डेव मेल्जर का ये कहना है कि जिस तरीके से, अब देखो डेव मेल्जर भले ही रूमर्स गलत बता दें या फिर कोई न्यूज़ गलत बता दें, या फिर वो कभी कभी स्पेकुलेट करके उसको ऐसे बता देते हैं कि जैसे कि यही होने वाला है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन सबसे तगड़ी है। ये मैंने अभी तक देखा है इतने टाइम से जब मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि LA नाइट को जिस तरीके से WWE भी ट्रीट कर रही है वो देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में एक टाइटल शॉट के लिए उनको ग्रूम किया जा रहा है रोमन रेंज के सामने। मतलब रोमन रेंज और LA नाइट का मैच चैंपियनशिप के लिए। अभी आज की वीडियो से मैंने कमेंट्स देखे, इससे पहले मैंने कभी LA नाइट के बारे में ऐसा नहीं देखा था अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो इंडियन ऑडियंस है वो रिप्रेजेंट करती है एक तरीके से कि क्या माहौल चल रहा है WWE में, सुपरस्टार्स को इंडिया की तरफ से कैसे देखा जा रहा है। वो काफी अच्छा डेटा मिलता है मुझे यहाँ से आप लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं LA नाइट के आने की वजह से। तो मुझे एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बताओ कि LA नाइट जॉन सीना के साथ टैग टीम मैच में है,
इसमें डिसअपॉइंटिंग क्या है ये कि आप रैंडी ऑर्टन को चाह रहे थे या फिर रॉक को चाह रहे थे या एले नाइट को ही आप सोच रहे हो कि यार ये बंदे को यहाँ नहीं होना चाहिए था। थोड़ी इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स से ऐसा लगा कि कुछ ऐसे फैंस भी सोच रहे हैं कि नहीं यार एले नाइट को डालते ही नहीं तुम ये नहीं डिजर्व करता है यहाँ पे आना। तो ये मैंने पहली बार देखा कि एले नाइट का कुछ ऐसे अगेंस्ट में चल रहा था। ये सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर जगह माहौल बिल्कुल चंगा सही चल रहा है। तो थोड़ा बताना इसके ऊपर। बट यस, एले नाइट और रोमन रेंस ये शायद एक फ्यूचर पोटेंशियल चैंपियनशिप मैच होगा WWE के रिंग में किसी दिन। विंस रूसो ने एक ऐसी बात बोली है जो कि बिल्कुल बकवास है, लेकिन चलो थोड़ा सा हंस लेते हैं इसके ऊपर। रेसल फीचर का ही ये ट्वीट है जहां पर वो बताते हैं कि कोडी रोड्स इज नॉट ओवर टू द कैजुअल फैन, ही इज नॉट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग रॉ, व्हाट एन ऑफुल टेक, ऐसा रेसल फीचर बोलता है, रेसल फीचर्स बोलते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोडी रोड्स ओवर नहीं है और इंटरेस्ट नहीं आता उनको कोडी रोड्स को देखने में। पता नहीं विंस रूसो की मत्ती कैसे भ्रष्ट हो गई। और ये स्टेटमेंट देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी अब चैनल पे बताऊं भी ना ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऑफेंड हो गया, लेकिन जब वो ऐसी बात बोल रहे हैं कोडी रोड्स के बारे में तो फिर शायद उनकी समझ या अकलदारी को कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। चलो कुछ बोलना चाहो विंस रूसो के बारे में तो आज बोल सकते हो फिर कमेंट सेक्शन में। फास्टलेन के बारे में बात करें, 7 अक्टूबर को होने वाला है ये। अब इसकी डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है। तो WWE ने जो फास्टलेन अपना पूरा सोल्ड आउट कर दिया। वैसे टिकट भी बहुत कोई ज़्यादा नहीं थी, 12,000 ही थी। वैसे इतनी टिकट तो आराम से रॉ स्मैकडाउन के लिए भी हो जाती है WWE की, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन ये पहला मैच है जॉन सीना को रेसलमेनिया 39 से, जो कि वो WWE टेलीविजन पर कंपीट करेंगे। और अब ये होने वाला है एक टैग टीम मैच, जो कि आज के स्मैकडाउन के बाद से हमको पता चल गया। नहीं देखिए स्मैकडाउन तो आई बटन पर वीडियो है या फिर डिस्क्रिप्शन से भी जाके आप लोग देख सकते हो। मिज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ आपने रिसेंटली बहुत नोटिस करी होगी कि यार मिज तो इतने मैचेस हार रहा है, कोई इज्जत दीन ईमान धर्म मिज का रह नहीं गया। तो इसके बारे में फॉक्स स्पोर्ट्स रेडियो पर मिज ने बात करी और अब आपका जो नजरिया है मिज को देखने का वो शायद थोड़ा सा बदलेगा। वो बोलते हैं मैं WWE में सारे मैचेस भी हार जाऊं अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बन चुका हूं इनडिस्ट्रक्टिबल, मुझे अब तबाह नहीं किया जा सकता। जो मैं अपना बिल्ड करना चाहता था वो मैं कर चुका हूं। मुझे तुम किसी भी दिन किसी भी जगह पर कोई भी सेगमेंट दो, मैं 5 स्टार चीजें निकाल के लेके आ सकता हूं। तो अब मैं ऐसा इंसान बन गया हूं कि मैं इतना कमाल का कर चुका हूं कि फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, और अगर मेरे साथ चीजें नहीं भी सही चली तो वो सिर्फ उस पॉइंट के लिए। जब भी कुछ बवाल होगा तो तुम हमेशा मुझे टॉप लेवल पर देखोगे। और आई थिंक इस बात को भी उन्होंने प्रूव किया भी। 1 महीना पहले जब एले नाइट के साथ उनकी फ्यूड चल रही थी, मैं खुद कह रहा था मेरा फेवरेट मंडे नाइट रॉ सेगमेंट ये था जब मिज और एले नाइट साथ में थे। तो ऐसा तो है नहीं एले नाइट अकेले ताली बजा रहे थे, जब मिज थे साथ में तभी वो चीज हुई, क्योंकि हमने इससे पहले तो एले नाइट की और भी फ्यूड देखी, कभी ऐसा तो फील आया नहीं, जबकि उनको तब भी रिएक्शन मिल रहा था। तो मिज की ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। और क्या क्लैरिटी है दिमाग में यार। ये क्लैरिटी मैं सिर्फ उनकी इस टेक के ऊपर नहीं बोल रहा है, इन जनरल भी मैं सोच रहा हूँ जब बंदा ऐसा सोचता होता है चीज़ों के बारे में जहां पर हर कोई उसको नेगेटिव तरीके से देख रहा है, तो भी क्या पर्सपेक्टिव वो निकाल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए है कि सिर्फ संदीप माहेश्वरी बन गए, एक्चुअल में उस बात को मीन भी करते हैं। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद भाई आज बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर शॉट्स लिए। वो कहते हैं आज शो पर तुमको जॉन सीना दिखा, आज शो पर एले नाइट था, लेकिन क्या शो पर यूनिवर्सल चैंपियन बोल के वो रुक गया। और उसके बाद क्राउड बहुत तगड़ी बू कर रहा था वहां पे। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना का नाम लेने पे चैंट लगे, एले नाइट के नाम पर यह है कि चैंट लगे, लेकिन जब रोमन रेंस की बात करी तो पूरा अरीना, जबकि शो खत्म हो गया उसके बाद तगड़े वाले बू थे। इवन बेकी लिंच ने भी अपने इंटरव्यू में बोल ही दिया साइड से कि अच्छा मैं रोमन रेंस थोड़ी है, फिर तभी तुम्हें वैकेशन मिल सकती है। WWE में वैकेशन पे तब जाना होता है अगर तुम रोमन, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे स्टेटमेंट था उनका, नोबडी इज गोइंग ऑन अ वैकेशन अनलेस यू आर रोमन रेंस, जस्ट किडिंग कैसे करके उन्होंने बोला। तो अब आ जाओ भाई रोमन, देखो बहुत तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें चल रही है, लेकिन जो मस्त चीज हुई स्मैकडाउन के बाद भाई ये क्या है, हम क्यों देख रहे हैं, हम सुबह उठे भाई हमें भी तो दिखाओ। टिकट विकेट लेके चलो गए थे, कैलिफोर्निया में से थी ये स्मैकडाउन। तो सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच होता है यार, ये मैच तो रेसलमेनिया लेवल पर है, इसको WWE ने डार्क मैच में करवा दिया। ये भसड़ हो जाती है एंड में जब गुंथर को वो पिन कर रहे होते हैं स्टॉम्प लगाने के बाद, तो फिर इंपीरियम आ गया, तो फिर उसके बाद पूरा जो है बवाल हो गया। और जॉन सीना ने भी शो पर रेसल किया, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ उनका सिंगल्स मैच था। क्या मैचअप बनाया WWE ने। और देखो डोमिनिक मिस्टीरियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि WWE भी उनको किस लेवल पर देख रही है कि डार्क शो में किसी से भी करवा सकते थे, स्मैकडाउन में बुलाया, जबकि वो आई थिंक रॉ पर ज्यादा रहते हैं ना कम्पीट करने वाले, रॉ के सुपरस्टार है, तो स्मैकडाउन पर ला के अलग से कम्पीट करवाया है। और मैच का रिजल्ट ऑब्वियसली जॉन सीना ने अपना फिनिशर लगा फूकू के ठोक ठाक के खत्म कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो ये स्मैकडाउन के बाद आज चैनल पर दूसरी वीडियो लगा आपके साथ बनाया था, कुछ बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।